ग्रुप के फाउंडर और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली मौजूद है। शरद जी, आपसे बखूबी कोई इस सिचुएशन को, इस इम्पैक्ट को नहीं समझा सकता, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आमतौर पे डेट हो, गोल्ड हो या इंटरनेशनल फंड्स हो, इनमें इन्वेस्टर इसीलिए आता था क्योंकि इंडेक्सेशन एडवांटेज मिलता था। अब ये नए फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट्स की गई हैं, लोकसभा में पारित भी कर दी गई हैं, क्या असर आप देखते हैं? 1 अप्रैल तक का समय है, क्या ऐसा होगा कि 1 अप्रैल तक हम ज्यादा फ्लोज आते हुए देखेंगे और उसके बाद फ्लोज पर इंपैक्ट पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? जी हाँ दीपाली, थैंक यू सो मच। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल 31 मार्च तक जो लोग डेट फंड्स के दीवाने हैं, जो लोग डेट फंड्स का शौक रखते हैं, जो लोग डेट फंड्स में बहुत निवेश करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि रिस्क कम लेना चाहते हैं, क्योंकि डेट फंड्स में हम जानते हैं इक्विटी के मुकाबले रिस्क कम है। जी हाँ, उनको अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है कि अब तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि उनका 20% पे लगता था, तो खासकर वो निवेशक दीपाली जो कि 30% स्लैब में फॉल करते थे, उन लोगों के लिए एक आर्बिट्रेज एडवांटेज रहती थी कि वो 30% स्लैब में होते थे, पर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके वो कुल 20% टैक्स देते थे। यही नहीं, वो लॉन्ग टर्म वो इंडेक्सेशन बेनिफिट का भी लेते थे, क्योंकि आपकी हर साल नई इंडेक्स आती है तो आप उसको अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बढ़ाकर और आप टैक्स बचा लिया करते थे। ये दोनों सुविधा हटा ली गई है, जैसा कि लक्ष्मण भी अभी बता रहे थे कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाम का डेट म्यूचुअल फंड में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सीधा सीधा आपको जो गेन हुआ, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे पहले जो नियम थे डेट फंड्स पे, वही नियम अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगेंगे। इसका अर्थ यह हुआ दिवाली कि अब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसे ज्यादा आते देखेंगे, और जो लोग रिस्क एवर्स हैं, मतलब जो लोग बहुत जोखिम नहीं लेना चाहते हैं शेयर मार्केट का, वो लोग ज्यादा बैंक की एफडीज में जाते दिखेंगे। हम जानते हैं कि बैंक की एफडीज का रेट भी अब 7-8% के आसपास आ गया। सीनियर सिटीजन के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक तो कहीं कहीं 8.9% भी दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एफडी की तरफ रुझान बढ़ेगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुझान बढ़ेगा, पर डेट म्यूचुअल फंड में 1 अप्रैल के बाद जो निवेश करेंगे उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो जो टैक्स एडवांटेज उनके पास था वो अब दिवाली उनके पास नहीं रहेगा। तो मैं एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से शरद जी एक चीज और जानना चाहती हूँ। हम अगर अलग अलग टैक्स ब्रैकेट के इन्वेस्टर्स की बात करें तो 30% टैक्स ब्रैकेट में जो आता है उस पर तो सीधे सीधे इम्पैक्ट है, लेकिन जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट? दूसरी बात ये भी कि अब डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, डेट फंड्स हो या हाइब्रिड फंड्स हो, आइडियली आपको डिफरेंस ही नहीं रह गया शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन में। तो अब इस विकल्प को छोड़ के क्या दूसरे विकल्पों पर गौर करने का टाइम भी आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स हो, डेट हो, गोल्ड हो, सभी पर अप्लाई हो रहा है? जी हाँ दीपाली, आपने जो पहली बात पूछी कि क्या जो 30% स्लैब में नहीं है उससे कम स्लैब वाले, देखिए अगर आप 20% स्लैब या उससे नीचे के हैं तो फिर आप पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेट फंड्स में जो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था वो 20% लगता था। तो जो 20 से जब आप ऊपर जाते हैं तो आर्बिट्राज एडवांटेज चली जाती है, पर 20 से नीचे में फर्क नहीं पड़ता। तो पर ये भी देखना दिवाली की जो 20% से नीचे होते हैं उनका जो क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसा मैंने भी कहा कि अब डेट म्यूचुअल फंड में मुझे लग रहा है कि बड़े निवेशक शायद आने में उनके लिए इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा, उनके लिए इतना लुभावना नहीं रहेगा। वो लोग गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड को इससे फायदा हो सकता है। हाइब्रिड फंड्स में भी आप जानते हैं 35% की लिमिट होती है कि अगर 35% से कम इक्विटी है या 35% इक्विटी है, 65% डेट है, तो वो डेट मान लिया जाता है। तो मुझे लग रहा है हाइब्रिड फंड्स में लोग का रुझान होगा, पर जहां पर इक्विटी ज्यादा होगी वहां पर होगा। और इक्विटी में ज्यादा, तो इक्विटी के लिए अच्छी खबर है, डेट फंड्स के लिए बुरी खबर है, बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए अच्छी खबर है, और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट गोल्ड वगैरह है उनके लिए अच्छी खबर दिवाली ये मानी जा सकती है। अच्छा शरद जी, 2 चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि अगर हम रिटेल इन्वेस्टर को देखें तो उनके फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में काफ़ी स्मॉलर प्रेजेंस है, फिर चाहे वो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स ही क्यों ना हो। जो HNIs हैं या फिर जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट इससे हो रहे हैं। आप भी क्या यही मानते हैं? और दूसरी एक चीज़ और, अगर हम टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा डेट म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले सुपीरियर रहे, क्योंकि वहाँ पर आप एनुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 लाख तक की, तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो क्या जो टैक्सेशन के पर्पस से, सेफ्टी के पर्पस, दोनों पर्पस को ध्यान में रखते हुए डेट फंड्स को चुनते थे, वो अब और ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ रुख कर सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं? देखिए दीपाली, क्योंकि आप जब डेट म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आप इस बात के लिए मेंटली तैयार रहते हैं
कि मुझे इक्विटी के मुकाबले उतना एग्रेसिव रिटर्न नहीं मिलेगा। हम सब जानते हैं डेट म्यूचुअल फंड में जो एवरेज रिटर्न होता है, अगर इक्विटी मार्केट अच्छा कर रही है तो आपको इक्विटी का रिटर्न कहीं बेहतर मिलता है, और डेट का रिटर्न एक फिक्स्ड होता है, अश्योर्ड होता है और रिलेटिवली रिस्क फ्री होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप अब उसमें एडवांटेज और जुड़ जाता था दीपाली के, क्योंकि टैक्स एडवांटेज मिल जाती थी, तो वो रिटर्न जो नेट रेट ऑफ रिटर्न है वो और बेहतर हो जाता था। अब क्योंकि वो एडवांटेज नहीं रह जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये अब एडवांटेज उतना नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि शायद पैसा आपको दूसरी तरफ जाता दिखेगा। आपकी अगर दीपाली इजाजत हो तो मैं एक सभी टैक्स पेयर्स को, जो एक अमेंडमेंट आई है जो लगभग सभी टैक्स पेयर्स को इफेक्ट करती है 7 लाख वाली, आपकी इजाजत हो तो मैं उस पर कुछ स्पेसिफिक केंद्र देना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए शरद जी। जी हाँ, बिल्कुल। हम सबको पता है न्यू रेजीम में 7 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स नहीं रखा गया था, पर लोग ये शिकायत कर रहे थे कि जैसे ही 7 लाख 1,000 भी होती है तो हमको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ जाता है, क्योंकि वो 7 लाख का रिलीफ सिर्फ 7 लाख तक ही था। तो अब इसमें मुझे लग रहा है सरकार ने इसका संज्ञान लिया और फाइनेंस बिल में इस बात पे विचार करके ये प्रोविजन किया गया, और ये बहुत ध्यान से समझने वाला प्रोविजन है, क्योंकि पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि अगर आपका टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा हो रहा है, मतलब जब आप 7 लाख पार करते हैं और आपकी इनकम बढ़ी 10,000 पर टैक्स उससे ज्यादा बढ़ गया, तो आपको फिर भी रिलीफ मिलेगा। पर 7,27,000 दीपाली एक ऐसा नंबर आता है जहां पर जाके ये दोनों बराबर हो जाते हैं। क्या बराबर हो जाते हैं? यानी कि टोटल टैक्स और इंक्रीमेंटल इनकम बराबर हो जाती है। तो मतलब अगर आप 7,27,000 क्रॉस करेंगे तब आपके ऊपर वो टैक्स लगना शुरू होगा। कुल मिलाके में आसान भाषा में अगर देखूं तो 7,27,000 तक अब आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो लोगों को बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि वो ये कहते थे कि साहब 2,000 रुपए फालतू इनकम हुई और टैक्स उससे कहीं ज्यादा हो गया। मुझे लग रहा है इस एनोमली को इस फाइनेंस बिल में करेक्शन कर दी गई है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और ये ज्यादातर टैक्स पेयर्स पे अप्लाई करेगी, क्योंकि दीपाली ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब आधे से ज्यादा टैक्स पेयर्स अगले साल से ये जो न्यू रजीम है, जो 7 लाख वाली रजीम है, इसके अंतर्गत आने वाले हैं। शायद आपको भी ये प्रभावित करे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। चलिए, शुक्रिया मिस्टर कोहली आने के लिए शो में। और डेट म्यूचुअल फंड पर असर, आम इन्वेस्टर पर असर, उनकी टैक्सेशन पर असर, तमाम पहलुओं को समझाने के लिए शुक्रिया आपका बहुत। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट, और डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए तो स्पेशली जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए तो झटका ही है। एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें और साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं।